Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, this is our final video of success of Magad or Magad ka Utkarsh, you may say. Basically, we are doing the study of why did Magad Mahajanpada, this is Magad Janpada, why did this Magad Mahajanpada emerge स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ दिस 16 महाजनपदा। हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ा है, 2 वीडियो कर चुके हैं इस पर, और हमने जो फाइनल वीडियो अभी किया था लास्ट वाला दूसरा वीडियो मगध के उत्कर्ष पर या सक्सेस ऑफ मगध पे, तो हम डायनेस्टीज पढ़ रहे थे और हमने डायनेस्टीज में हर्यक डायनेस्टी तक पढ़ लिया था, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में, बेसिकली बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में हमने बहुत डिटेल जाना था, उदयन के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी है, और उसके बाद हमने ये बताया था कि उसके बाद आपको बस सीक्वेंस जानना था कि उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडका और नाग दशक जैसे शासक आए, बाद में एक बनारस का वायसराय है, आप राज्यपाल कहें, आप अमात्य कहें, शिशुनाग, जिसने नाग दशक की हत्या कर दी, और उसके बाद उसने शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना कर दी। तो आज हम पढ़ेंगे ये शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। तो उसके बाद आपको जो मगध का उत्कर्ष है वो खत्म हो जाने वाला है। अब तक जो हमने देखा था, देखिए ये मगध महाजनपद यहाँ पर है, और 16 महाजनपदों की स्थिति मैंने मैप में दिखाई हुई है। कंबोज, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास, गांधार, पेशावर और रावलपिंडी वाला क्षेत्र है, तक्षशिला इसकी राजधानी थी, और अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र लगता है, गांधारी महाभारत की यही की थी, ठीक है। उसके बाद कुरु महाजनपद, और जो कि आज दिल्ली, मेरठ, हरियाणा का क्षेत्र है, ठीक है। तो कुरु महाजनपद, फिर पांचाल महाजनपद, पांचाल, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं, ये सब का क्षेत्र आज का जो है यूपी का, वेस्टर्न यूपी का। उसके बाद कौशल, हिमालय की तराई वाला क्षेत्र, फैजाबाद, नेपाल का कुछ क्षेत्र, हिमालय की तराई वाला मैंने कहा तो नेपाल की तराई, हिमालय, और वो सब क्षेत्र आ जाता है इसमें, ठीक है। मल्ल महाजनपद, पावा और कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया के आसपास, और वज्जी, ये आपको बिहार में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, दरभंगा, ये सब वाला एरिया है बिहार का, तो आज का, तो ये वज्जी में आता था उस समय, ठीक है। उसके बाद मथुरा के आसपास का क्षेत्र सुरसेन, चेदी, जो आजकल मध्य प्रदेश वाला जो बुंदेलखंड है उसका कुछ क्षेत्र था, चेदी महाजनपद का, ठीक है। उसके बाद आप देखिए वत्स, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। वत्स के बाद यहाँ पर देखिए मैंने वत्स जो लिखा है यहाँ पर, काशी, ये काशी है, बनारस जिसकी राजधानी थी, काशी, ठीक है। काशी, थोड़ा सा मैं 5-7 मिनट 10 मिनट रिव्यू करके चलता हूं, ताकि जो भी नए बच्चे भी देख रहे हैं वो भी जो है सब्जेक्ट से या टॉपिक से कनेक्ट हो सके। और पीछे का तो आपने डिटेल देखा ही है, उतना डिटेल तो मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन हल्का सा मैं जरूर रिव्यू कर देता हूं, ठीक है, पीछे के क्लासेस का। और उसके बाद वत्स मैंने बताया कि जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, काशी, बनारस जिसकी राजधानी थी, मगध जिसके बारे में हम डिटेल पढ़ ही रहे हैं, अंग, मुंगेर और भागलपुर का आज का क्षेत्र, राजधानी चंपावती थी, ठीक है। राजस्थान में एकमात्र या मरुस्थलीय आप महाजनपद कहिए तो मत्स्य था, और अवंती, ये कुछ राजस्थान का मालवा वाला क्षेत्र और कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र, यह आ जाएगा अवंती में, उज्जैन राजधानी थी। और साउथ इंडिया में एकमात्र जनपद अशफक जनपद, जो गोदावरी नदी के किनारे थी। आप ये नर्मदा नदी है, और नर्मदा के उत्तर में मैंने बताया था 15 महाजनपद हैं, और दक्षिण में सिर्फ 1 महाजनपद। ये सवाल भी बनता है एग्जामिनेशन के लिए कि दक्षिण में कौन सा ऐसा महाजनपद था। आज का जो महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना का कुछ क्षेत्र आएगा इसमें, ठीक है। अब गंगा वैली में सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि महाजनपद थे। तो ये महाजनपद, 16 महाजनपद उभर के आए थे। 6th सेंचुरी बीसी की हम बात कर रहे हैं, 6ठी शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। और ये मैं बता दूं कि जब आप वैदिक पीरियड में थे तो वैदिक पीरियड में, पूर्व वैदिक काल में जन हुआ करता था सबसे बड़ी राजनीति क्या, सामाजिक इकाई, पॉलिटिकल और सोशल यूनिट जो होती थी वो जन होती थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में वो जनपद हो गई, और फिर 6ठी शताब्दी मतलब 6th सेंचुरी बीसी आते आते ये जो जनपद हैं
हाँ, वो महाजनपद में कन्वर्ट हो गए और 16 महाजनपद उसमें उभर के आए। 16 में तो आप देखेंगे कि 4-5 महाजनपदों में संघर्ष चला। अवंती, कौशल, ठीक है, वत्स और आप मगध, ये मेन थे अंग, और ये वत्स, इसमें संघर्ष चलता रहा। और इन सब में इसमें यही 4-5 जो थे ना वो थोड़ा उभर के आए थे और थोड़े स्ट्रॉन्ग थे। हालांकि अंग और वत्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितना अवंती, आप समझ लीजिए मगध, कौशल, ये सब ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो लेकिन फिर भी इन सब में चूंकि नजदीक होने के कारण, हाँ, कौशल में, मगध में, वत्स में, काशी को लेके हमेशा कौशल और मगध में आपको स्ट्रगल होता रहा। अंग था और अवंती था, तो ये 4-5 जो थे इसमें स्ट्रगल होता रहा। उसमें मगध उभर के आएगा और बड़े महाजनपद के रूप में मगध अपना विस्तार करेगा। तो मगध महाजनपद के बारे में हम पढ़ ही रहे थे। हाँ, 2 वीडियो हम कर चुके हैं, आज फाइनल वीडियो है। तो ये सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, मैप के थ्रू भी बता दिया था, ठीक है। आपको ये भी बता दिया कि पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में जो 1500 से 1000 बीसी तक का माना जाता है, पूरा वैदिक काल 1500 से 600 बीसी तक का माना जाता है, 1500 to 600 बीसी। तो 1500 से 1000 तक का जो समय है वो पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल का समय। उसमें सबसे बड़ी इकाई जो होती थी सामाजिक या राजनीतिक, यानी पॉलिटिकल और सोशल, वो थी जन। आपको जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे, यानी कि 1000 to 600 बीसी के बीच में अगर आएंगे, तो जन जो हैं, कई जन मिलेंगे और जनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे। कई बार एक ही जन अपना विस्तार करेगा, जंगलों को साफ करके, बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी, तो जनपद हो जाएगा। और 6th सेंचुरी बीसी में ये महाजनपद आएंगे, 16 महाजनपद। हाँ, तो जिनकी जानकारी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय आपको बौद्ध टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और भगवती सूत्र मैंने बताया था कि जैन टेक्स्ट है। उसके बाद मैंने ये बता दिया था कि इकोनॉमी, कारण क्या थे कि मगध उभर के आएगा, वही मैंने ये बताया था कि कारण क्या थे, फैक्टर्स क्या थे मगध के उभर के आने का, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर मैंने बता दिया था कि इकोनॉमिक फैक्टर क्या था भाई, कि मगध जो है वो गंगा सिचुएटेड इन द, मगध वाज सिचुएटेड इन द गंगा वैली रीजन, और वहां पे और भी नदियां थी। गंगा तो थी ही, साथ साथ आपको पुनपुन, गंडक, सोन, ये सब नदियां थी। तो फर्टाइल लैंड था, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हुआ। एग्रीकल्चर अच्छा होता था तो क्या होता था, एग्रीकल्चर अच्छा ही नहीं होता था, एडिशनल प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का, क्रॉप्स का। तो एडिशनल प्रोडक्शन का मतलब आपको अच्छा टैक्स सिस्टम, कर व्यवस्था बहुत अच्छी, और कर व्यवस्था अच्छी होगी तो प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी होगी, सेना भी आप अच्छी बना पाएंगे, दुरुस्त कर पाएंगे। इसके अलावा चूंकि सरप्लस प्रोडक्शन है तो लोगों का पेट भरा हुआ है, लोग सुखी हैं, तो जो भी आप में टैलेंट है वो टैलेंट उभर के सामने आएगा। तो इससे आप एक दुरुस्त व्यवस्था बना सकते हैं कहीं भी। तो ये मैंने बताया था। साथ साथ आपको यहाँ पे फॉरेस्ट भी है, हाँ, जंगल भी है, जंगल में हाथी है। और कहाँ पे, मगध में जंगल भी है, तो डेंस फॉरेस्ट है, वहां पे हाथी भी है, तो हाथी सेना में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। आपको लकड़ियां हैं जंगल में, तो रथ के बनाने के काम में आएंगे, ठीक है। उसके अलावा लकड़ियों के सामान बनाकर आप ट्रेड एंड कॉमर्स का में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सामान बनाकर उनको बेचा जा सकता है, उनका व्यापार किया जा सकता है। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर थे। हाँ, लोहा आ गया था, तो लोहे की जानकारी हो गई थी आपको उत्तर वैदिक काल में। तो आयरन के आने से क्या हुआ कि कृषि में बहुत सहायता मिली, ठीक है। तो कृषि में सहायता मिली, गहरी जुताई संभव हुई, ठीक है, डीप प्लाविंग संभव हुई। डीप प्लाविंग से क्या होगा, सरप्लस प्रोडक्शन तो होगा ही, अच्छी आपको उपजाऊ भूमि भी है और डीप प्लाविंग भी हो रही है, गहरी जुताई हो रही है, तो अच्छी खेती हो रही है। धान का प्रोडक्शन बढ़िया था। हाँ, कहा जाता था कि अगर जो लोग ज्यादा चावल खाएंगे, पैडी का प्रोडक्शन मतलब, तो उससे प्रजनन शक्ति में वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ती है। तो उस समय के हिसाब से जनसंख्या बढ़ना आज को देखे तो वो अच्छा साइन नहीं है, लेकिन उस समय के हिसाब से जनसंख्या, पॉपुलेशन का बढ़ना एक अच्छा साइन माना जाता था, क्योंकि इससे कामकाज में आपको सहायता मिलेगी और सैन्य शक्ति भी मजबूत की जा सकती है, लोग मिलेंगे सेना में रखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में रखने के लिए। तो ये सब कारण थे, ठीक है। अगर ज्योग्राफी की बात करें, भौगोलिक कारण की, तो मैंने बताया था कि भौगोलिक कारण ये था कि जो
पाटलिपुत्र है। हाँ, तो पाटलिपुत्र जो था, इसकी राजधानी मगध की सबसे पहले गिरिव्रज या राजगिरी हुआ करती थी। तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 5 पहाड़ियों से मैंने बताया था कि घिरा हुआ है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 4-5। तो एक तरह से अच्छा सिक्योरिटी मिला हुआ है, नेचुरल सिक्योरिटी इनको मिला हुआ है। और जो गैप है इसमें पत्थर या स्टोन वॉल्स लगा के आप इसको और स्ट्रॉन्ग इसको बना दिया गया था। और उस समय कोई तोप जैसी व्यवस्था नहीं थी, कैनन जैसी व्यवस्था नहीं थी कि कोई इसको उड़ा सके। तो सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा था ज्योग्राफी के ख्याल से। कल्चरल एंड रिलीजियस मैंने बता दिया था कि देखिए उत्तर वैदिक काल तक का जो विस्तार है आर्यंस का, वो गंडक नदी तक ही था। गंडक नदी यानी कि मगध और अंग के पहले तक। देखिए ये मगध है, ये मगध है और ये अंग है, तो इसके पहले तक ही गंडक नदी तक का विस्तार हुआ। ये मैंने बताया था, ये मगध है और ये अंग है, ठीक है। तो ये गंडक नदी मान लीजिए, मैंने यहां बताया ये गंडक नदी, यहां पर देखिए ये गंडक, अगर मैं अलग बना लूं तो ये गंडक नदी तक ही विस्तार हुआ था। तो मैंने बताया था गौतम राहुगण और राहुल विदेह माधव और गौतम राहुगण की कहानी बताई थी, जो कि शतपथ ब्राह्मण में है। उसमें कहा गया कि यहीं तक विस्तार किया गया है, ठीक है, क्योंकि सरस्वती नदी पर खड़े हैं गौतम राहुगण और विदेह माधव। और विदेह माधव को एक शक्ति है कि वो उनके मुंह से वैश्वानर अग्नि निकलती है। वैश्वानर अग्नि का मतलब जो किसी भी चीज को जलाकर राख कर दे, ठीक है, सब कुछ जलाकर राख कर देती है। तो उनके वो सरस्वती नदी के किनारे खड़े हैं दोनों, विदेह माधव और गौतम राहुगण। शतपथ ब्राह्मण की कहानी याद रखिएगा, ठीक है। और ये शतपथ ब्राह्मण में इसकी जानकारी मिलती है। तो यहां से वो चलते हैं और चलते चलते जब आग का गोला निकलता है तो ये चलते जाते हैं दोनों, और गंडक नदी में आकर वो आग बुझ जाती है। तो यही गंडक नदी है, आग बुझ जाएगी और यहीं तक उत्तर वैदिक काल के आर्यंस का विस्तार यहां आकर समाप्त हो जाएगा गंडक नदी के पास, ठीक है। और गंडक नदी के पार है मगध और अंग। देखिए मगध और अंग गंडक नदी के पार है। तो कहा जाता है कि इन पर जो आर्यन कल्चर का जो प्रभाव पड़ा, वैदिक सभ्यता का जो प्रभाव पड़ा, वो सबसे बाद में आया कहां, 1500 ईस्वी, ईसा पूर्व 1500 बीसी में आर्यंस आए थे, कहा जाता है। वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी। और कहां, ये 6th सेंचुरी बीसी की हम बात कर रहे हैं, सारा 6th सेंचुरी बीसी, सारी 6th सेंचुरी बीसी की बात है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। तो यहां पर आकर इनका रुक जाता है और बहुत बाद में, हाल फिलहाल में इनका आर्यीकरण हुआ। वैदिक सभ्यता को इन्होंने जानना समझना शुरू किया। इसका मतलब यह था कि वैदिक सभ्यता का प्रभाव मगध और अंग पे कम था, इसीलिए इनको मगध और अंग को दूरस्थ प्रदेश भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता से दूर, मैंने बताया था, दूरस्थ प्रदेश, मगध को और अंग को दूरस्थ प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। तो इन पर वैदिक कल्चर का प्रभाव कम था। इसका मतलब क्या था, आडंबर, सेक्रीफाइसेस, कर्मकांड में ये लोग बिलीव नहीं करते थे। सुपरस्टिशन जो कि वैदिक सभ्यता में था, अंधविश्वास, ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा प्रभाव था, इंफ्लुएंस था। तो अपनी अपनी तरह से ब्राह्मण जो थे वो अपनी अपनी बातों को कहते थे और लोग उससे इंफ्लुएंस होते थे, चाहे वो आडंबर हो, अंधविश्वास हो, सब लोग मान लेते थे। तो ये क्या है, ये इस पर अगर वैदिक सभ्यता का प्रभाव नहीं था या हाल फिलहाल में ये वैदिक कल्चर से इन्होंने जुड़ना शुरू किया था मगध और अंग ने, इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग इंडिपेंडेंट थे, उन्मुक्त सोच रखने वाले थे, आधुनिक विचार के थे। और जहां आधुनिक विचार होगी, ठीक है, उससे क्या होगा, आधुनिक विचार का मतलब कि आप प्रोग्रेसिव है, ठीक है। यहीं पर जैसे कि वैदिक सभ्यता में था कि इंटरेस्ट नहीं लेना है, इंटरेस्ट, ब्याज जो है, इंटरेस्ट, वो अच्छा नहीं माना जाता था। तो बिजनेस का, व्यापार का तो आधार ही आपको लोन और यानी कर्ज और ब्याज, इसका आधार है। तो लेकिन यहां ये बात नहीं थी, बाहर खाना नहीं खाना है, यहां की बात थी आपको वैदिक सभ्यता में। यहां ये बात नहीं थी, व्यापारी बाहर जाएगा तो खाना खाएगा ही, कैसे घर का खाना हमेशा खाएगा। तो ये सब चीजें थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि ये उन्मुक्त विचार के थे और उन्मुक्त विचार की वजह से मगध और अंग में जो लोगों का विचार था उन्मुक्त था, आधुनिक था, मॉडर्न ख्यालात के लोग थे। तो इनका विकास संभव था उसमें, क्योंकि आधुनिक विचारों का मतलब है, आधुनिक ख्यालों का मतलब ये कि प्रोग्रेसिव आप हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनल पॉलिटिकल में हम थे, जहां पे हमने कहा था कि मगध को बहुत सारे काबिल, कॉम्पिटेंट शासकों का साथ मिला, ठीक है।
हर्यक डायनेस्टी में बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे महान शासक हुए। हाँ, उसके बाद आपको शिशुनाग डायनेस्टी था, काला शिशुनाग डायनेस्टी में शिशुनाग और कालाशोक थे। उसके बाद नंद डायनेस्टी में महापद्मनंद जैसे बड़े शासक हुए। घनानंद भी कुछ हद तक काफी कामयाब रहा सिकंदर को रोकने में, मैं आगे बताऊंगा अभी। तो बहुत काबिल शासक हुए। तो मगध के सक्सेस में इन शासकों का भी बहुत बड़ा रीजन रहा, जो कि पॉलिटिकल रीजन की मैं बात कर रहा था। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बृहदत्त जो है, सिर्फ जानकारी मिलती है महाभारत से, पुराणों से, कि बृहदत्त ने कभी शासन किया था यहाँ पर। उसके बाद हमने हर्यक डायनेस्टी में बिंबिसार, अजातशत्रु को पढ़ लिया था, उदयन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पढ़ लिया था, ठीक है, और पूरा खत्म कर लिया था इसको। और हमने ये बताया था कि जो अंतिम शासक था वो नागदशक, इसको दर्शक भी कहते हैं, ठीक है। तो नागदशक को की हत्या करता है या उसको मारता है कौन? शिशुनाग। और शिशुनाग कौन है? शिशुनाग बनारस का अमात्य कह लीजिए, वायसराय कह लीजिए, राज्यपाल कह लीजिए। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या की और शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। तो आज हम शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे नंद डायनेस्टी, ठीक है। आपको बस ये जो है पढ़ना, इसमें बिंबिसार और अजातशत्रु को था, थोड़ा सा उदयन के बारे में जानना है, लेकिन ये बस सीरीज में आपको याद रहे, कहीं अगर सीरीज आ जाए, क्रोनोलॉजी आ जाए एग्जाम में, तो उसके लिए था। तो ये सारा आप नोट कर लीजिएगा, पहले भी वीडियो मैंने बताया हुआ है। और मैंने ये बताया हुआ था कि यहां से देखिए, चूंकि हम जुड़ जाए इस टॉपिक से कि बिंबिसार और अजातशत्रु के समय कैसे विस्तार हुआ था, तो मैं ये बता रहा था। देखिए कि ये मगध है, मैं यहां ले आता हूं, देखिए यहां मैं ले आता हूं इनको। ये मगध हो गया, हाँ, ये वत्स हो गया, ये काशी हो गया, ठीक है। देखिए मैंने बताया था कि ये वत्स हो गया, काशी हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, अवंती हो गया और ये कौशल हो गया, ठीक है ना। ये कौशल था, मैंने बताया था, अभी मैं फिर बताऊंगा, अभी आगे वाले नेक्स्ट स्टेप पे बताऊंगा इसे। तो देखिए ये कौशल था, कौशल, ठीक है। ये था आपको वत्स, ये था काशी, ये मैं के से कर देता हूं काशी, ये मगध, ठीक है। ये अंग, ए से अंग, और यहां पर अवंती। तो मैंने बताया था कि हुआ क्या था कि काशी तो पहले कौशल के पास था, मैंने बता दिया था, समझ लीजिए इसको एक बार फिर से। काशी कौशल के पास था, लेकिन बिंबिसार की जो एक रणनीति थी, वो मित्रता से उसने अपना एक्सपेंशन किया, उसने शादी से, मैरिजेस से एक्सपेंशन किया और वार से एक्सपेंशन किया। तो मित्रता के मैरिज के ख्याल से देखें तो उसकी शादी जब महाकोशाला से हुई थी। महाकोशाला कौन था? ये देखिए कौशल महाजनपद है, कौशल महाजनपद, तो महाकोशाला से हुई। कौशल के राजा है प्रसेनजीत और उनकी बहन है महाकोशाला, तो उनसे जब शादी हुई तो ये काशी मिल गया मगध को और मगध का ये पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद पहला अटैक बिंबिसार ने किया अंग पे और इसने अंग को अपने में मिलाया। तो मगध जो है बिंबिसार के समय मगध के हिस्से में आ गया काशी और अंग। लेकिन बाद में जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, इस वंश को पितृहंता वंश या पैट्रिसाइड डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पितृहंता वंश, क्योंकि सबने बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की, तो इसलिए पितृहंता वंश कहते हैं। तो अब क्या होगा कि अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करेगा, तो आपको एक वज्जी भी था यहां पर, देखिए वज्जी को भी देखते हैं। ये वज्जी, यहां पर हम वज्जी भी लेंगे, वज्जी। तो अब क्या होगा कि अजातशत्रु के समय इनकी शादी बिंबिसार की, प्रसेनजीत की बहन, कौशल नरेश की बहन महाकोशाला से हुई और वज्जी में भी इनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो वज्जी में भी इनकी शादी हुई थी। तो होता क्या है कि वज्जी से भी इनके रिश्ते अच्छे थे, लेकिन हुआ क्या कि जब अजातशत्रु ने बिंबिसार का मर्डर किया तो यहां से इसके रिश्ते, कौशल से इसके रिश्ते खराब हो गए। तो फिर काशी इसके हाथ से छिन गया
और फिर काशी जो है फिर कौशल ने ले लिया। तो अब मगध से काशी जाता रहा। ठीक है, तो अजातशत्रु ने क्या किया कि फिर कौशल पे अटैक किया, और कौशल पे अटैक करके उसने प्रसेनजीत को हराया, और प्रसेनजीत की इस बार प्रसेनजीत की बेटी वजीरा से इसकी शादी होती है, और फिर इस शादी के बाद रिश्ते ठीक हो जाते हैं, और काशी फिर आ जाता है मगध के पास। ठीक है, उसके बाद वज्जी संघ है, तो अपने एक अजातशत्रु क्या करता है कि अपने एक सलाहकार उसके पास है वत्सकार, तो वत्सकार की सहायता से वज्जी में फूट डलवाता है, और फिर वज्जी को ये मिला लेता है। यानी अजातशत्रु के समय काशी एक बार फिर आ जाता है और वज्जी भी आ जाता है। ठीक है, वज्जी भी आ गया मगध के पास। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां बताया था कि यहां पे जो शासक थे वो पहले थे कंस, मैंने बताया था कंस जो कौशल में थे, सबसे पहले कंस, समझिएगा इसको। हाँ, हालांकि पिछले वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन ये पूरा वीडियो हमारा लिंक्ड हो जाएगा। कंस, उसके बाद कंस के बाद महा कौशल, और महाकौशल के बाद प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत के बाद विडम्बू। विडम्बू के साथ ही देखिए ये एक शादी होती है, यहां प्लस देता हूं, यहां माइनस होता देता हूं, और यहां पर एक मेड है यानी कि दासी है। कहां की दासी है? ये कपिलवस्तु के साथ के घराने की। ठीक है ना, कपिलवस्तु में चूंकि कौशल जो है आपको हिमालय की तराई में है, नेपाल वाला क्षेत्र भी इसमें पड़ेगा, कपिलवस्तु वाला क्षेत्र जहां के महात्मा बुद्ध थे, तो यहाँ पे प्रसेनजीत शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी धोखे से इनकी करार दी जाती है एक दासी से। हाँ, और इनको भी पता नहीं है कि दासी है, और विडम्बू इनका, इसी दासी से इनका बेटा है विडम्बू। एक बार ये अपने ननिहाल जाता है और वहां पर इससे कुछ गलती हो जाती है, तो यहां पर इसकी बहुत बेइज्जती की जाती है, ये कह के कि आगे तुम दासी के बेटे हो और तुम रॉयल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको क्या तुम समझोगे, यानी रहन सहन जो राजसी रहन सहन है उसको, वो तो तुम्हें आएगा नहीं क्योंकि दासी के बेटे हो। तो ये बेइज्जती महसूस करता है, और बेइज्जती महसूस करने के बाद ये जाता है और पूरे कपिलवस्तु को नष्ट कर देता है, हाँ, खत्म कर देता है। और लौटते समय हाँ क्या होता है कि विडम्बू की मौत हो जाती है। राप्ती नदी, एक नदी है, राप्ती कहिए या अचिरावती, ये आता है अचिरावती, इसमें डूब के इस विडम्बू की मौत हो जाती है। तो जब विडम्बू की मौत हो जाएगी तो कौशल में कोई नहीं रह जाएगा वारिस, तो अजातशत्रु के समय ही कौशल को भी मिला लिया जाता है। ठीक है, अजातशत्रु के समय भी ही कौशल को भी मिला लिया जाता है। तो इस तरह से बिंबिसार के समय पहले काशी आया और फिर अंग आ गया था, काशी छिटक गया था बिंबिसार की हत्या के बाद, लेकिन अजातशत्रु काशी फिर लेके आता है, और अजातशत्रु सबसे पहले वज्जी को मिलाता है। तो वज्जी को मिलाने की का जो श्रेय है मगध में वो अजातशत्रु को जाता है, और फिर कौशल को भी मिला लेता है। हाँ, किसमें? मगध में। तो अब मगध का हिस्सा काशी, अंग, वज्जी और कौशल। ठीक है, ये हो गया। वत्स और अवंती को मिलाएगा आगे वाला जो है ये शिशुनाग डायनेस्टी का, शिशुनाग जिसने शिशुनाग डायनेस्टी स्टैब्लिश की नाग दशक या दर्शक की हत्या करके। हाँ, ये हरियंक डायनेस्टी या इसे हरियंका डायनेस्टी भी कहते हैं, मैंने बताया था हरियंका, कहीं हरियंका दे दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हरियंका डायनेस्टी का अंतिम शासक था नाग दशक, या इसको दर्शक भी बोलते थे। इसकी हत्या बनारस का राज्यपाल शिशुनाग करता है, वायसराय कहिए, अमात्य कहिए, और फिर इसने शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना की। और शिशुनाग के क्रेडिट में क्या जाता है, शिशुनाग ही वत्स और अवंती को मिलाकर मगध का पार्ट बना देता है। यानी शिशुनाग के आने के बाद वत्स और अवंती भी मगध के हिस्से हो जाएंगे। यानी वज्जी आ गया, काशी आ गया, अंग आ गया, वज्जी, कौशल, वत्स, अवंती, यही सब में स्ट्रगल चल रहा था। बाकी सब तो गौण थे यहाँ पर इन सब के मुकाबले। ठीक है, तो अब तो पूरा आधिपत्य 16 महाजनपदों में अगर आप देखेंगे तो मगध का हो गया। ठीक है, तो ये वत्स और अवंती आ गया, शिशुनाग ने मिला दिया और मगध के हिस्से में आ गया। अब हम शिशुनाग के बारे में जान लेंगे, थोड़ा बहुत लिख लेंगे, और हमारा शिशुनाग और कालाशोक के बारे में, और उसके बाद नंद डायनेस्टी को देख लेंगे तो हमारा वीडियो जो है और मगध का उत्कर्ष ये खत्म हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे किसे, शिशुनाग डायनेस्टी को। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, इसे मैं मिटाता हूं। तो चलिए अब देखते हैं शिशुनाग डायनेस्टी को। और मैप पे तो मुझे लगता है हर वीडियो में मैंने मैप के थ्रू समझाया है, तो
अब तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। हमेशा मैप को ध्यान में रखिए, ठीक है। अब आइए शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, अब शिशुनाग डायनेस्टी में दो लोग हैं, देखिए, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी में दो लोग हैं, दो शासक हैं। शिशुनाग और दूसरे हैं कालाशोक, जिसे कहा गया काकवर्ण, काकवर्ण, ठीक है ना। काकवर्ण याद रखिएगा, काकवर्ण कहा गया किसे, कालाशोक को। कहां पे कहा गया है, तो दिव्यदान में, ठीक है, दिव्यदान में ये काकवर्ण कहा गया है। दिव्यदान, ये एक दिव्यदान जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। तो दो शासक हुए, एक तो शिशुनाग और दूसरा कालाशोक, कहां पे, शिशुनाग डायनेस्टी में, ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी में। तो एक एक को हम देखते हैं, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी को देखिए, मैंने अभी अभी बताया, हाँ, फाउंडेड फाउंडर लिख दीजिए, फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी by killing Nagdashak, the last ruler of हर्यक डायनेस्टी, ठीक है। फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, फाउंडेड कर दीजिए, क्योंकि मैंने या फाउंडर भी करते हैं, तो फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी कैसे किया इसने, फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी बाय किलिंग नागदशक द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। हर्यक वंश के या हरियंका वंश के अंतिम शासक नागदशक को मारकर शिशुनाग ने शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत की, ठीक है। अब आपको ये शिशुनाग कौन था, तो शिशुनाग को आप लिख लीजिए, ये कौन था, ये और भी चीजें लिख सकते हैं आप, ये कौन था, सबसे पहले ये था, इसके पहले फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, ये था उस समय वाइस रॉय ऑफ बनारस, तो इसको अमात्य कह लीजिए, मंत्री या राज्यपाल कुछ भी कह लीजिए, ये उस समय अमात्य था, ठीक है, बनारस का वायसराय था, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे मत समझिएगा कि मैं कह रहा हूं हमेशा बनारस का वायसराय नहीं रहेगा, बनारस का वायसराय तब था जब इसने इस डायनेस्टी को फाउंड किया, नागदशक को मार के। नागदशक का दूसरा नाम दर्शक भी है, ठीक है। अब देखिए, ये इसके बारे में कहा गया कि मैंने अभी अभी बताया कि वत्स, इसने क्या किया, मगध है, मैंने बताया, तो मगध में इसने क्या किया, मिला लिया किसे,
वत्स प्लस अवंती। ठीक है, अवंती से तो 100 साल तक स्ट्रगल चलता रहा था मगध का, और शिशुनाग के समय आकर यह खत्म होता है जब अवंती को मिलाया जाता है। तो मगध में इसने क्या किया, मिला दिया। देखिए मगध में इसने मिलाया, मगध तो है ही, और मगध में इसने मिला लिया पूरा वत्स और अवंती। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मगध प्लस वत्स और अवंती। और मगध में पहले से था ही, कौन कौन सा था, आ चुका था अजातशत्रु के समय। हाँ, अजातशत्रु के समय क्या आ चुका था, अजातशत्रु के समय आ चुका था इसके साथ। और क्या था, अजातशत्रु के समय ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, मैंने बताया था सबसे पहले काशी आया था, तो काशी छिन गया था, काशी, काशी आ गया। ठीक है, और उसके बाद अंग आ गया, मैंने अभी बताया था, और फिर कौशल भी आ जाएगा, और फिर वत्स और अवंती ये मिलाएगा कौन, मगध के साथ मिलाया वत्स प्लस अवंती को। ऐसे ही लिखिए ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद रहेगा, क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में कि शिशुनाग ने किन किन महाजनपदों का मगध में विलय किया। हाँ, विच महाजनपदास वर अनेक्स्ड बाय शिशुनाग। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वत्स और अवंती जो है वो मगध में मिलाया गया शिशुनाग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद एक बहुत बड़ी बात कि कैपिटल जो है, शिशुनाग ने क्या किया कि शिफ्टेड कैपिटल, कहां पे कैपिटल शिफ्ट किया इसने, वैशाली। देखिए पहले कहां था, एक चीज मैं बताऊं इस कैपिटल के बारे में, शिशुनाग ने वैशाली कैपिटल को शिफ्ट किया, मैं बताऊं। देखिए अगर आप समझ जाए इसको, ये मैं थोड़ा सा बना के बता देता हूं। ये देखिए, ये जो है आपको कौशल यहां पर मान लीजिए है, मल्ल और वज्जी। ठीक है, उसके बाद वत्स, काशी, मगध और अंग, और ये अवंती। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखते हैं अवंती, तो शिफ्टेड कैपिटल वैशाली। वैशाली कहां पे था, ये वज्जी है, वज्जी है ना, यहीं पे वैशाली था। ये वज्जी जो है, वज्जी ये 8 राज्यों का संघ था या कॉन्फेडरेसी में से। इट वाज ए वज्जी वाज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 स्टेट्स। ठीक है, तो इसी में वैशाली पड़ता था। ठीक है, और वज्जी की राजधानी भी वैशाली। तो वैशाली इसने शिफ्ट किया, क्यों शिफ्ट किया, देखिए जब शिशुनाग ने इस अवंती को, देखिए यहां पर अवंती है और यहां पर ये वत्स है, तो शिशुनाग जब मिलाएगा अवंती और वत्स को, ठीक है ना, ये अवंती और वत्स को जब मिला लेगा अपने में, तो जब ये अवंती और वत्स की तरफ ये बिजी है, तो कहा जा रहा है कि एंटी मगध एक्टिविटीज यहां पे कुछ हो रही है। कहां पे, वज्जी में, सॉरी यहां पर वज्जी में। ठीक है, वज्जी संघ को मैंने 8 पार्ट में दिखाया है, तो यहां पर कुछ एंटी, वज्जी में एंटी मगध एक्टिविटीज हो रही है, ये है वज्जी, वज्जी एंटी मगध एक्टिविटीज इस वज्जी में हो रही है। मगध ये है, यहां पर ये काशी है और ये अंग है। ठीक है, ये अवंती को मिला लिया मगध में, ये अवंती है, तो अवंती और वत्स को जीतने में जब व्यस्त है, तभी वज्जी में क्या होता है, मगध के खिलाफ कुछ षड्यंत्र हो रहा है, और इसीलिए इसने क्या किया, कैपिटल को वैशाली शिफ्ट किया। कहीं कहीं ये भी आएगा कि शिफ्टेड इट्स कैपिटल, शिशुनाग शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध टू वैशाली, इन एडिशन विद पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उसने राजधानी बनाई। ठीक है, तो कहीं ऐसा दे, बस इतना जानना है कि वैशाली इसने शिफ्ट किया था, कहीं अतिरिक्त भी दे सकता है, कई जगह अतिरिक्त भी दिया है।
और कई जगह खाली दिया है कि शिफ्ट कर दिया, पाटलिपुत्र से शिफ्ट कर दिया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर पाटलिपुत्र से शिफ्ट किया, कहीं ऐसा मिलेगा कि पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट कर दिया, कहीं ऐसा मिलेगा कि वैशाली जो था यह अतिरिक्त कैपिटल था, एडिशनल कैपिटल था पाटलिपुत्र के अलावा। तो जो भी मिले, इतना आपको ध्यान रखना है कि शिशुनाग ने वैशाली शिफ्ट किया था। देखिए मैं बताऊं, पहला कैपिटल जो था गिरिव्रज या राजगीर, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात की मैंने बताया था कि अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के बारे में सोचा था। उसने पाटलिपुत्र को के इंपॉर्टेंस को समझा था, बना नहीं पाया था। बनाया किसने? उसका बेटा उदयन बनाएगा पाटलिपुत्र को राजधानी, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया उदयन ने, लेकिन पाटलिपुत्र को राजधानी के बारे में, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के बारे में सोचा किसने? अजातशत्रु में ने। सवाल आता है ये, क्योंकि कहा जाता है कि who understood the importance of पाटलिपुत्रा as the capital of मगध। वो कौन था जिसने पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र के महत्व को समझा? तो महत्व को समझेगा अजातशत्रु, बार बार मैंने बताया है, लेकिन बना नहीं पाएगा कैपिटल, बनाएगा उदयन, ठीक है। और उदयन के बाद वैशाली बनाएगा कौन? शिशुनाग। क्यों? क्योंकि वज्जी संघ में एंटी मगध एक्टिविटीज चल रही है, उस वजह से अपने सेफ्टी के लिए, जब वो अवंती को और वत्स को जीतने में व्यस्त था, तो इधर कुछ गतिविधियां ऐसी चल रही थी जो मगध के लिए सही नहीं थी, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए इसने शिफ्ट कर दिया कैपिटल, ये आपको जानना है, ठीक है। तो ये दो बातें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, किसके बारे में? शिशुनाग के बारे में। तो ये शिशुनाग को हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं कालाशोक की तरफ, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं, बस इसमें आपको यही एक याद रखना है कि फाउंडर है शिशुनाग डायनेस्टी का। कैसे फाउंड किया? नागदशक को मारा, ठीक है। और नागदशक कौन था? लास्ट रूलर था रेणुका डायनेस्टी का। जब मारा उस समय ये वायसराय था बनारस का। मगध में किसको किसको मिलाया? वत्स और अवंती को मिलाने का श्रेय जाता है शिशुनाग को, और इसने अपना कैपिटल वैशाली शिफ्ट किया। किसका? मगध का। तो ये तीन बातें थी जो शिशुनाग के बारे में हमें जानना था, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम देख रहे हैं कालाशोक। कालाशोक के बारे में कहा जाता है कि ये दूसरा नाम इसका काकवर्ण, और कहां कहा गया है? दिव्यदान। दिव्यदान एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। बौद्धिक मतलब बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कुछ कथाएं हैं। हाँ, तो कालाशोक को दिव्यदान में, दिव्यदान याद रखिएगा, हिंदी में इसको मैं लिख देता हूं कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। दिव्यदान, दिव्यदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कालाशोक के बारे में देखिए। कालाशोक जब बनेगा तो कालाशोक के बारे में मैंने एक चीज बताया था, कहीं भी आप डेट वोट इसमें याद मत रखिए। हाँ, अलग अलग डेट है, थोड़ा बहुत अंतर है, फिक्स नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो डेट कहीं नहीं आएगा, जहां जरूरत होगी मैं बताऊंगा कि आपको डेट याद रखना है। अब कालाशोक के बारे में देख लीजिए। सबसे बड़ी बात तो यहां मैंने लिख दिया कि जो नाम था, ठीक है, वो तो आपको याद हो गया। अब कालाशोक के बारे में देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि बिंबिसार के समय सबसे शुरुआती कैपिटल मगध का क्या था? गिरिव्रज और राजगीर, जो भी कहे, गिरिव्रज कहें, हाँ, और यू में से राजगीर, उसी को कुशाग्रपुर के रूप में भी उसकी पहचान की जाती है। एग्जाम में आ सकता है कुशाग्रपुर किसे कहते हैं भाई? कुशाग्रपुर की पहचान किससे होती है? या तो कुशाग्रपुर की पहचान राजगिरी या गिरिव्रज से होती है, या फिर आ जाए उल्टा करके रिवर्स में कि गिरिव्रज या राजगीर की पहचान किससे होती है? तो कुशाग्रपुर से, ध्यान रखिएगा। तो वो उस समय राजगीर, उसके बाद अजातशत्रु आता है। तो अजातशत्रु सोचता है कि पाटलिपुत्र बनाएंगे, बना नहीं पाता, उदयन बनाता है पाटलिपुत्र को राजधानी। उसके बाद शिशुनाग ने क्या किया? शिशुनाग वैशाली ले गया,
वज्जी संघ में जो वैशाली पड़ता है, अभी मैंने बताया कि वज्जी संघ में जो वैशाली पड़ता है, शिशुनाग वहां ले गया। अब ये क्या करेगा, ये भी कैपिटल से रिलेटेड काम करेगा। अब ये फिर ले आएगा कहां पे, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ध्यान रखिए, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र। एक तरह से आप यहां पे लिख ले कि शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र। ठीक है, ये फिर ले आता है कहां से, पाटलिपुत्र ले आता है वैशाली से। और इस वैशाली को किसने चेंज किया था पाटलिपुत्र से, या एडिशनल कैपिटल बनाया था, तो शिशुनाग ने बनाया था। ध्यान रखिए। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद इसके समय में एक महत्वपूर्ण बात होगी, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर 100 years of महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब डेथ, मृत्यु ऑफ गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। ठीक है, बुद्ध, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर 100 years ऑफ महापरिनिर्वाणा। थोड़ा और मैं साफ लिख दूं इसे, कहीं आपको दिक्कत हो। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु, डेथ। ठीक है ना। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 साल के बाद ये दूसरा बुद्धिस्ट कन्वेंशन या काउंसिल, पहला किसने करवाया था, मैंने बताया था अजातशत्रु ने। बिंबिसार के बाद जो अजातशत्रु हुआ उसने करवाया था, और उसमें चेयरपर्सन थे उसके कौन, महाकश्यप उसके चेयरपर्सन थे, और हुआ था राजगृह में। अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर 100 years ऑफ महापरिनिर्वाणा ऑफ महात्मा बुद्ध। अब इसका वेन्यू क्या होगा, वेन्यू सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का वेन्यू देखिए, मैंने किस स्थान पर होगा, तो वेन्यू होगा आपको यहां पर देखिए ऐसे, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, इसका वेन्यू लिखिए, वेन्यू मतलब स्थान, तो वेन्यू आपको होगा वैशाली इसका वेन्यू होगा। वज्जी संघ में जो वैशाली है यहां पे पड़ेगा, इधर लोकेशन इसका होगा। और इसके चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट कौन थे, देखिए मैं हिंदी में ही लिखता हूं, सर्व कामीर। पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के थे, या फर्स्ट बुद्धिस्ट कन्वेंशन या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, इसको भी आप सेकेंड बुद्धिस्ट कन्वेंशन या सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। हाँ, दूसरा बौद्ध संगीति, हिंदी में बोलेंगे बौद्ध संगीति। पहला बौद्ध संगीति या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ अजातशत्रु के समय। कहां पे हुआ, वो हुआ आपको राजगीर में या राजगृह में। ठीक है, और दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हो रहा है कालाशोक के समय, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से है। ठीक है, सेकंड हो रहा है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट कन्वेंशन या द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, जिस कहां पे हुआ, तो वैशाली में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर्वकामीर थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ये दो बातें महत्वपूर्ण बातें, बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है। आगे जब हम यहीं पे आपको बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में आपको डिवीजन होना शुरू होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे
बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए। पहला अजातशत्रु के समय में, दूसरा हुआ देखिए कालाशोक के समय में जो कि वैशाली में हुआ, अजातशत्रु के समय हुआ था राजगीर में, तीसरा होगा अशोक के समय, मौर्य डायनेस्टी के जो अशोक होंगे, सम्राट अशोक, द अशोका द ग्रेट, तो वहां पे होगा। और ये होगा पाटलिपुत्र में फिर होगा। और जो लास्ट होगा वो कनिष्क के समय होगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग कनिष्क को, तो जब मौर्य डायनेस्टी खत्म होगी तो कनिष्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे खत्म होने के बाद। तो कनिष्क जो होगा वो कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संहिता या 4th बुद्धिस्ट काउंसिल या 4th बुद्धिस्ट कन्वेंशन, कुछ भी कहें, ये होगी। और वहां पे कहां पे होगी? कुंडलवन कश्मीर में। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, देखिए पहले तो शिफ्टेड कैपिटल, यहां पे आपको ध्यान रखनी है, कैपिटल शिफ्ट किया, शिफ्टेड कैपिटल वैशाली टू पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र में इसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। वही कैपिटल जो कि पहले, इसके पहले कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया था? वैशाली लेके गए थे, शिशुनाग वैशाली लेके गए थे, वज्जी में वैशाली पड़ता है, और उसी वैशाली वाले को फिर ये पाटलिपुत्र लेके आ रहा है, कौन? कालाशोक। और सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, इसका वेन्यू आप याद रखिएगा कहां? वैशाली, वैशाली वैशाली वैशाली। और इसके प्रेसिडेंट सर्वकामीर, प्रेसिडेंट सर्वकामीर, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट सर्वकामीर, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट सर्वकामीर, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट हमने पढ़ा था अजातशत्रु के समय, वो थे महाकश्यप। तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे तो हम इसको पढ़ेंगे ही सारे बुद्धिस्ट काउंसिल को। उसके बाद ये काकवर्ण आपको याद रखना है, इसमें काकवर्ण को, इसका दूसरा नाम काकवर्ण कहां पे है भाई? दिव्यदान में। और दिव्यदान है क्या? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नंद डायनेस्टी की तरफ, देखते हैं नंद डायनेस्टी, हमारा शिशुनाग डायनेस्टी खत्म होता है। चलिए हम फाइनली आ गए नंद डायनेस्टी पे। तो नंद डायनेस्टी में नंदा डायनेस्टी देखिए, नंद वंश, ठीक है। अब नंद वंश को देखिए आप, नंद वंश में सबसे पहले जो फाउंडर होंगे नंद वंश के, ठीक है, फाउंडर होंगे महानंदनी। ये फाउंडर हैं और इनके बारे में हमें इसके अलावा कोई जानकारी नहीं मिलती, खत्म, ठीक है। सेकंड, ठीक है, सेकंड अगर देखें तो सेकंड हमारे हो जाएंगे महापद्मनंद, महापदम नंदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिए जो भी जानकारी है। और तीसरे होंगे इसमें, तीसरे होंगे घनानंद। घनानंद कहीं धनानंद में मिलेगा तो उससे कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तीसरा, तो देखिए ये तो बस इतना ही जानना है महानंदिनी के बारे में। महापद्मनंद के बारे में हम क्या जानना चाहते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है महापद्मनंद, समझिएगा इनके कुछ नाम हैं। अदर नेम, ठीक है, अदर नेम। अब अदर नेम्स इनके कुछ हैं, मैं बता देता हूं अभी, उसे मैं हिंदी में ही लिखूंगा क्योंकि नाम तो आप अंग्रेजी में लिखे हिंदी में लिखे
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में कई बार अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, इस वजह से। देखिए, तो पहला नाम आपको मिलेगा सर्व यहां पे हम कर रहे हैं अदर नेम, ठीक है। अदर नेम्स में पहला सर्व छत्रो संहारक, सर्व छत्रो संहारक, याद रखिएगा। अभी मैं सबका अर्थ बताऊंगा। दूसरा भार्गव, भार्गव आप इसे लिख सकते हैं। अपरो परशुराम, ठीक है। उसके बाद एकराट, एक छत्र सार्वभौम। अब सारा बताता हूं। देखिए, अदर नेम, इनके कुछ दूसरे नाम हैं, उपनाम कह सकते हैं। सर्व छत्रो संहारक, छत्रों का मतलब क्षत्रिय, सर्व मतलब सारे, संहारक का मतलब खत्म करने वाले, यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियाज, क्षत्रियों का संहार करने वाले, जैसे परशुराम ने किया था, ठीक है। उसी तरह से सर्व छत्रो संहारक इनको कहा गया। भार्गव परशुराम का ही नाम है। देखिए, यहां मिलता है ना, सर्व परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया था, ठीक है, तो इसलिए सर्व छत्रो संहारक भी इनको कहा गया। भार्गव का मतलब, भार्गव परशुराम का भी नाम है, तो ये अपने आप को परशुराम भी कहते थे, ठीक है। अपरो परशुराम यानी दूसरे परशुराम। अपरो परशुराम का मतलब होता है, अपरो मतलब दूसरा और परशुराम का मतलब परशुराम। अपरो परशुराम यानी कि इसको आप लिख सकते हैं दूसरा परशुराम, और भार्गव तो परशुराम का नाम है, क्षत्रियों का नाश करने वाले, ठीक है ना। आप इस यहां पे लिख लीजिए क्षत्रियों का नाश करने वाले, ठीक है। दूसरा परशुराम मैंने लिख दिया। अब एक राट एक छत्र सार्वभौम मैं बता देता हूं। देखिए, जब मैं वैदिक पीरियड पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया था, जो पूर्व का राजा है वो अपने आप को सम्राट कहता है, ठीक है, सम्राट, सम्राट। जो पश्चिम का राजा है वो स्वराट कहता है। तो यहां पर मैं हिंदी में भी लिख देता हूं सम्राट, ये कहता है स्वराट, ठीक है। ये जो है उत्तर का राजा, ये अपने आप को विराट कहता है, विराट। और दक्षिण का राजा अपने आप को भोज कहता है, भोज। तो देखिए, सम्राट, स्वराट, विराट और भोज। पूरब का राजा, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं नॉर्थ, समझिएगा, साउथ, ये ईस्ट, यहां पर दूसरे उससे लिख देता हूं, ये जो है ये है नॉर्थ, देखिए नॉर्थ, यहां पे साउथ, इसके अपोजिट साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। यानी कि नॉर्थ का राजा कहता था अपने आप को विराट, साउथ का कहता था भोज, ईस्ट का कहता था सम्राट और वेस्ट का कहता था स्वराट। हाँ, पूरब का सम्राट, पश्चिम का स्वराट, उत्तर का विराट और दक्षिण का भोज। जो मध्य देश का राजा होता था वो अपने आप को राजा ही कहता था, मध्य देश का तो राजा ही कहेगा, राजा या किंग। लेकिन जो ये सबको जीत लेगा, चारों दिशाओं को, ठीक है ना, चारों दिशाओं को जीत लेगा, ये अपने आप को क्या कहता है, ये अपने आप को कहता है एकराट, एक छत्र,
या सार्वभौम। तो यही एक क्लेम करता है महापद्मनंद कि इसने चारों दिशाओं को जीत लिया है, इसलिए एक राट है या एक छत्र है या सार्वभौम है। ठीक है ना, समझ गए। इसके लिए मैंने आपको वैदिक पीरियड के समय शायद एक ट्रिक भी बताई थी। वो ट्रिक क्या था, आपको ऐसे याद रखना है इसको। देखिए मैं बता देता हूं। हिंदी में ही सस्व विभोरा, सस्व विभोरा। अब देखिए स से ये ईस्ट के लिए यानी पूर्व के लिए, समझ लीजिएगा। स्व से वेस्ट के लिए, पूर्व पश्चिम। वी से नॉर्थ के लिए, भो से साउथ के लिए, और रा से सेंटर के लिए। ठीक है, देखिए ये ध्यान रखिए। सस्व विभोरा याद रखिए, यानी कि ईस्ट का राजा सम्राट, पूरब का राजा सम्राट, वेस्ट यानी पश्चिम का राजा स्वराट, नॉर्थ यानी उत्तर का राजा विराट, और साउथ यानी दक्षिण का राजा भोज, और सेंटर यानी मध्य का राजा राजा। तो सस्व विभोरा एक शब्द आप याद रखिए, ये याद रहेगा। पहले भी मैंने बताया हुआ है। ये ट्रिक भी मैं बताते रहता हूं, और इस तरह के ट्रिक आप खुद भी डेवलप कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए। ये वाला पोर्शन में मिटा रहा हूं। तो समझ गए क्यों कहता था ये एक राट विराट अपने आप को, सॉरी एक छत्र, एक राट विराट सार्वभौम सब कुछ कहता था ये। तो क्यों कहता था ये आप समझ गए। दूसरे इसके नाम जो है वो आपने देख ही लिया, सर्व छत्रो संहारक भार्गव, अपरो परशुराम, एक राट, एक छत्र, सार्वभौम। ठीक है, उसके बाद देखिए एक इंस्क्रिप्शन या अभिलेख है, हाँ, खारवेल इंस्क्रिप्शन, खारवेल इंस्क्रिप्शन ऑफ कलिंगा, खारवेल खारवेल अभिलेख। देखिए कलिंग का एक खारवेल इंस्क्रिप्शन है। खारवेल कलिंग यानी पूर्व में है, उड़ीसा का जो क्षेत्र है आजकल वही का पार्ट एक था कलिंग। ठीक है ना, तो समझिएगा, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, ये कलिंग यहीं कहीं आसपास है। ठीक है, यहीं पे कलिंग जो उड़ीसा का आज का क्षेत्र है वही कलिंग का क्षेत्र, उसी में कलिंग था, वही एक तरह से कलिंग समझ लीजिए। तो कलिंग जो है वहां का खारवेल का एक अभिलेख है, और उसमें क्या कहा गया है, उसमें इसने कहा है महापद्म, इसमें कहा गया है कि महापद्मनंद ने अटैक किया था। तो कलिंग पे महापद्मनंद के अटैक की बात कही गई है। ठीक है, पहली बात कही गई है कि कलिंगा अटैक महापद्मनंद। दूसरी बात इसमें यह भी बात है खारवेल के अभिलेख में कि कलिंग अटैक्ड बाय या इन्वेडेड बाय, जो भी कह सकते हैं, महापद्मनंद ने कलिंग पे अटैक किया था, उड़ीसा पे अटैक किया था, उस समय का जो था आज का उड़ीसा का पार्ट था। उसके बाद उसमें यह भी कहा गया कि एक कंस्ट्रक्शन ऑफ तनसूली कैनाल, कैनाल का मतलब नहर, तनसूली नहर के निर्माण की बात कही गई बाई महापद्म नंदा।
महापद्म नंद के द्वारा एक तंसुली नहर के निर्माण की बात की गई, और ये नहरों के बारे में प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहा जाता है। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। ये जो है खारवेल का अभिलेख जो है, हाँ, नहरों के बारे में प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। ठीक है, फर्स्ट एविडेंस इन फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैनाल, फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैनाल इन फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन, ये कही जाएगी प्रथम नहरों का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा, खारवेल का अभिलेख। तो इस तरह से खारवेल के अभिलेख में, हाँ, खारवेल के इंस्क्रिप्शन में तंसुली कैनाल, तंसुली नहर के निर्माण की बात है। ठीक है, एंड इट वाज फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैनाल्स इन फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन, नहरों का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यहां पे मिलता है खारवेल के अभिलेख में। एक सवाल बनता है कि नहरों का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां मिलेगा, कहां मिलता है, तो आप कहेंगे खारवेल, खारवेल मैंने लिख दिया है, खारवेल, खारवेल। ठीक है, खारवेल के इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये आप जान लीजिए। दूसरी बात, इसमें पहली बात कही गई कि कलिंग पर अटैक किया था, इसमें है इंस्क्रिप्शन में। और तीसरी बात, स्टैच्यू ऑफ जिनसेन, या कहीं कहीं जिन भी दिया होगा, जीना या जिन, was brought back to कलिंग। अब इसको समझिएगा, मैंने अभी अभी बताया तीन बातें कही गई खारवेल के अभिलेख में, हाँ, खारवेल इंस्क्रिप्शन में। एक तो कलिंग पे अटैक है, किया था किसने, महापद्म नंद ने। दूसरी बात यहां पे मैंने ये लिखी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ तंसुली कैनाल, नंबर आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, 1 2 3 मैंने पहले ये बताया था, इसलिए ये कह रहा हूं, पहले यही घटना हुई कि पहले अटैक किया गया महापद्म नंद के बारे के द्वारा, जो नंद डायनेस्टी के हैं। उसके बाद इन्होंने उड़ीसा में, या सॉरी कलिंग में, जिसे उड़ीसा, जो उड़ीसा का आज का उड़ीसा का पार्ट था, वो वहां पे तंसुली नहर का निर्माण करवाया। तंसुली नहर में लिख देता हूं यहां पर, ये भी है इसमें, तंसुली नहर। ठीक है, तो ये भी रेफरेंस है। और तीसरी बात जो मैंने बताई, एक मूर्ति थी जिनसेन की। ठीक है, जीना या जिनसेन की मूर्ति थी, उसको लाया गया कलिंग में। ये देखिए, खारवेल का अगर अभिलेख है तो ये खारवेल कह रहा है, खारवेल के अभिलेख में लिखा है कि कभी महापद्म नंद ने, जो नंद डायनेस्टी का ये रूलर था, उसने अटैक किया था। जब अटैक किया तो उसने यहां पर एक तंसुली नहर का निर्माण करवाया। ये खारवेल एक राजा है कलिंग का, वो कह रहा है। बात आगे की है, इसके आगे की बात है, ये बाद में लिखा गया होगा, अभी की घटना नहीं है 6th सेंचुरी बीसी की, ये बाद की घटना है। तो बाद में ये लिखा गया है कि वो कभी एक महापद्म नंद नाम का शासक था, उसने अटैक किया था। उसने जब अटैक किया तो उसने यहां पर तंसुली नहर का निर्माण करवाया। उसके बाद उसने क्या किया कि एक जिनसेन की मूर्ति थी, वो लेके गया था, और वो मूर्ति मैं लेके आ रहा हूं। खारवेल कह रहा है जो महापद्म नंद लेके चला गया था, ठीक है, मगर जो महापद्म नंद था और जो इस लड़ाई में जब अटैक किया कलिंग पे, तो वो
एक मूर्ति लेके गया। ये खारवेल कह रहा है, खारवेल जो राजा है कलिंग का, वो कह रहा है वो उसने अटैक किया, उसने तंसुली नहर का निर्माण करवाया, वो जिनसेन जिनसेन की मूर्ति लेके चला गया और उस मूर्ति को मैं लेके आ रहा हूं। मैंने इसमें किसने अटैक किया था मगध पे और फिर वहां से वो लेके आ रहा है, ये बात कह रहा है खारवेल। तो इसलिए जिनसेन की मूर्ति ये महापद्मनंद लेके आए थे, कहां से? कलिंग से। वो लाया जा रहा है किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा, दोबारा कलिंग में। तो देखिए इसीलिए मैंने लिखा स्टैचू ऑफ जिनसेन वाज ब्रॉट बैक टू कलिंगा। ठीक है, ये कह रहा है इसमें कि मैं ला रहा हूं। तो जिनसेन की चर्चा है, जिनसेन की मूर्ति की चर्चा। तो ये भी आ सकता है कि महापद्मनंद किसकी मूर्ति लेके आया था कलिंग से? तो कलिंग से लेके आया था जिनसेन की, बट इट वॉज ब्रॉट बैक टू कलिंगा बाय खारवेल। ठीक है ना? तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि महापद्मनंद के समय एक ग्रामेरियन है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है जब मैं वेदांत पढ़ा रहा था और वेदांत के व्याकरण वाले पार्ट में था, ग्रामर वाले पार्ट में था। 6 वेदांग हैं। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो उसमें व्याकरण वाले पार्ट में मैंने बताया था कि इनके पास महानंद एक स्कॉलर है, ग्रामेरियन है। स्कॉलर क्या? ग्रामेरियन। व्याकरण 4 है। ठीक है ना? ये है पाणिनि। तो पाणिनि ने एक व्याकरण लिखा, कौन सा? पाणिनि ने लिखा अष्टधाई, या अष्टाधाई। अष्टाधाई। ठीक है। तो पाणिनि जो थे किसके समकालीन थे? महापद्मनंद के समकालीन थे। ध्यान रखिएगा। ये यहां पर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? आप देखिए, सर्वछत्रु संहारक, इनका नाम भार्गव, अपरो परशुराम, एक राट, एक छत्र, सार्वभौम। खारवेल का इंस्क्रिप्शन को आपको याद रखना है। खारवेल अभिलेख में 3 बातें। अटैक किया गया महापद्मनंद के द्वारा, कहां पे? हाँ, कलिंगा वॉज अटैक लिखिए। कलिंगा वॉज। देखिए कई बार आदमी छूट जाता है शब्द। अटैक भाई, ठीक है भाई, महापद्मनंद। ठीक है, ये आपको याद करेंगे। वॉज अटैक भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ तंसुली नहर। ठीक है ना? ये तंसुली नहर की बात आपको याद रखनी है, अभी मैंने बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम अभिलेख ये साक्ष्य नहरों का, ये आ सकता है। हाँ, और ये जिनसेन की मूर्ति आप याद रखिएगा। खारवेल कह रहा है अपने अभिलेख में कि मैं वो मूर्ति लेकर आ रहा हूं जिनसेन की, जिसे कभी महापद्मनंद उठाकर ले गया था मगध। ठीक है ना? तो ये बात। और पाणिनि नाम के एक ग्रामेरियन है, व्याकरण 4 हैं, जिन्होंने लिखा था अष्टधाई। ये समकालीन है किसके? महापद्मनंद के। तो ये हमने महापद्मनंद को पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हमें घनानंद के बारे में जानना है, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं। आइए अब लास्ट हम देखते हैं घनानंद को। ये है घनानंद। और घनानंद के बारे में 2 बातें आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि इन्हीं के समय अटैक होता है किसका? सिकंदर, जो कि हम आगे यही चैप्टर पढ़ेंगे, ईरानी और यूनानी आक्रमण, एक्सटर्नल इन्वेजन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात यह होगी कि घनानंद को हराकर इन्हीं के समय चंद्रगुप्त विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य और चाणक्य,
ठीक है ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य डिफीटेड घना नंदा एंड फाउंडेड मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है ना। यहीं पे क्या होगा कि घनानंद के दरबार में आगे हम लोग देखेंगे चाणक्य जाता है और चाणक्य कुछ सलाह के लिए जाता है, कुछ सलाह देने के लिए जाता है। वहां चाणक्य की आगे हम लोग देखेंगे क्या बात थी, चाणक्य की बेइज्जती की जाती है, तो वहां से वो बाहर निकलता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसको मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य बच्चे के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को ये तक्षशिला ले जाता है। उस समय तक्षशिला जो आज के पाकिस्तान में है, रावलपिंडी क्षेत्र में, तो वहां ले जाता है, जो उस समय का एजुकेशन का भी हब था और ट्रेड का भी हब था। हाँ, मतलब व्यापार का केंद्र भी था और शिक्षा का केंद्र भी था, बहुत महत्वपूर्ण। तो तक्षशिला में शिक्षा देगा, हाँ, उसे अस्त्र शस्त्र सिखाएगा, युद्ध कौशल की ट्रेनिंग देगा, हाँ, वॉरफेयर की ट्रेनिंग देगा, और फिर ये घनानंद का तख्ता पलट कर देंगे। और तख्ता पलट करने के बाद मतलब डिफीट करेंगे घनानंद को और मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। और यहीं से आपको मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होगी और यहीं से साम्राज्य की शुरुआत हो जाएगी। अब तक आपने देखा जन से जनपद, जनपद से, ठीक है, आप देखिए आपने क्या देखा, ऋग्वैदिक पीरियड या पूर्व वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई आपने जन के रूप में देखा। उसके बाद क्षेत्र का विस्तार, यहां क्षेत्र का विस्तार नहीं हो रहा था ऋग्वैदिक काल में, क्षेत्र का विस्तार जब होगा तो आपने जनपद को देखा। ठीक है, जनपद, जनपद सबसे पहले ये 1500 बीसी के आसपास की बात है। फिर 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। उसके बाद 1000 से 600 बीसी तक जनपद का कॉन्सेप्ट रहेगा। फिर 6th सेंचुरी बीसी, 600 मतलब उत्तर वैदिक काल, ये उत्तर वैदिक काल का समय है, ये पूर्व वैदिक काल का समय है। उत्तर वैदिक काल के बाद 6th सेंचुरी बीसी में क्या होता है कि महाजनपद का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, और मगध सबसे मजबूत, हाँ, मगध ए स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपदा आउट ऑफ द 16 महाजनपदा। ठीक है, तो ये 6th सेंचुरी बीसी में होगा। और उसके बाद जब मगध का उत्कर्ष हो जाएगा, मगध, हाँ, 16 महाजनपदों में सबसे मजबूत उभर के आता है, तो इसी फाउंडेशन पे आगे तैयार होगा, इसी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा, हाँ, चाणक्य की सहायता से, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा, घनानंद को हराएगा और मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होगी। तो मौर्य डायनेस्टी की जब शुरुआत होगी, मौर्य डायनेस्टी, तो यही से किंगडम और साम्राज्य का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है ना। जब हम मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर अशोक, जन ऋग्वैदिक काल, हाँ, या पूर्व वैदिक काल जन, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जनपद, हाँ, फिर 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद, और उसके बाद मौर्य डायनेस्टी से साम्राज्य या किंगडम, एम्पायर, साम्राज्य, किंगडम, एम्पायर, ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां तक देख लिया। घनानंद के बारे में 2-4 बातें और है, वो लिख लीजिए। हाँ, घनानंद के पास ये 2 एडवाइजर हैं या मिनिस्टर हैं, अमात्य हैं। एडवाइजर, इनको अमात्य भी आप कह सकते हैं, हिंदी में अमात्य भी कह लीजिए। कौन कौन से हैं? एक है शकटाल और दूसरा स्थूलभद्र। ठीक है, हिंदी में ही लिख देता हूं, शकटाल और स्थूल भद्र। ठीक है ना, शकटाल और
ये तो एडवाइजर कहें, मिनिस्टर कह लें या अमात्य भी हिंदी में कह सकते हैं, ये थे। और यहां मैं मिटा देता हूं, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था, लिखा था ये कि किस तरह से साम्राज्य का निर्माण होगा। और कुछ इसके पास स्कॉलर्स भी हैं, स्कॉलर्स यानी कि विद्वान भी हैं। ये कौन कौन से हैं देखिए, ये हैं वर्ष, वर्ष हिंदी में ही लिख देता हूं कहीं आपको दिक्कत हो, उपवर्ष, ठीक है, वर रुचि, वर रुचि, ठीक है, और कात्यायन, कात्यायन। देखिए कात्यायन भी एक ग्रामेरियन थे जो कि इनके समय में थे, घनानंद के समय। तो घनानंद के समकालीन कौन हो जाएंगे, कात्यायन। और कात्यायन ने लिखा था वर्तिका। मैं उसी ग्रामर वाले पार्ट में पढ़ा रहा था, वेदांग पढ़ा रहा था, तो 6 वेदांग में से एक पार्ट है व्याकरण या ग्रामर, वही मैंने चर्चा की थी एक शब्द की, मुनित्रयी की, ठीक है। और मुनित्रयी में मैंने 3 मुनियों को बताया था, 3 ग्रामेरियन की चर्चा की थी। पहला अभी महापद नंद के समय हमने पढ़ा, कौन था, पाणिनि थे जिन्होंने लिखा अष्टधाई, ये भी ग्रामर की किताब थी। घनानंद के समय थे, वर्तिका लिखा है कात्यायन ने। और कात्यायन के अलावा एक और ग्रामेरियन है या व्याकरणचार्य हैं, वो है पतंजलि, जिन्होंने लिखा महाभाष्य, पहले मैं करा चुका हूं। इन तीनों को मुनित्रयी कहा जाता है। हाँ, इसको मैं फिर लिख देता हूं, ठीक है। मुनित्रयी किसे कहते हैं देखिए, पाणिनि, पतंजलि, पतंजलि और कात्यायन, ठीक है। मुनित्रयी, मुनित्रय, कुछ भी आप कह लीजिए। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं, शॉर्ट वीडियो 11-12 मिनट की, वहां भी आप देख सकते हैं। पाणिनि ने लिखा, अभी मैंने बताया अष्टधाई, पतंजलि ने लिखा महाभाष्य और कात्यायन ने लिखा वर्तिका। तो ये जो स्कॉलर थे, ये वर्ष, उपवर्ष, वर रुचि और कात्यायन, ये थे घनानंद के दरबार में, ठीक है। तो अब इसमें आपको बस आपको ध्यान रखना है, सिकंदर का आक्रमण हुआ घनानंद के समय में, और घनानंद की सत्ता को ही खत्म करके, घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, हाँ, घनानंद को डिफीट किया एंड फाउंडेड मौर्यन डायनेस्टी। ये आपका हो गया 2 इंपॉर्टेंट अमात्य, एडवाइजर, सलाहकार या मिनिस्टर, मंत्री। आप देखेंगे शकटाल और स्थूलभद्र आ सकता है एग्जाम में। शकटाल और स्थूलभद्र किसके समय थे, तो घनानंद के समय थे। और ये स्कॉलर जो हैं, कुछ वर्ष, उपवर्ष, वर रुचि और कात्यायन किसके समय थे, तो घनानंद के समय में थे। और ये 3 मुनित्रयी की चर्चा मैंने कर दी, 3 ऋषि इसमें आते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो इस तरह से हमने देखा कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, हाँ, कैसे उसकी आर्थिक दशा ने उसका साथ दिया, हाँ, कैसे भौगोलिक दशाओं ने साथ दिया, और कैसे राजनीतिक स्तर पर बड़े बड़े और काबिल शासकों ने मगध को बहुत ऊंचाइयां दी, ठीक है। और इसके बाद जब यहाँ पे घनानंद आएंगे, लास्ट शासक मगध के, तो वहां पर लास्ट शासक मतलब कि महाजनपद के तौर पे जब ये स्ट्रॉन्गेस्ट होकर उभरेगा, तो जब लास्ट शासक आ जाएंगे घनानंद, तो उनको हराएगा चंद्रगुप्त मौर्य, और यहीं से शुरुआत हो जाएगी एक बड़े साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य की, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद तो अभी हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या 6th सेंचुरी बीसी में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो सिकंदर का आक्रमण होगा, और इसके पहले ईरानी आक्रमण होगा, सिकंदर और ईरान का आक्रमण, यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण, डायरियस आएगा, हाँ, डायरियस का आक्रमण होगा और सिकंदर का आक्रमण होगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि एक्सटर्नल इन्वेजन ऑफ ईरान एंड यूनान, यानी ग्रीस, हाँ, तो ये हम पढ़ेंगे। यूनान से आया था सिकंदर, तो ये हम आगे वाले चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में ये हम
देखेंगे। सो दैट्स ऑल द बेस्ट, टेक केयर।